जीरो ऑर्डर रिएक्शन का मैंने रेट कांस्टेंट निकाला था और हाफ लाइफ पीरियड के बारे में थोड़ी बहुत बात की थी कल। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में थोड़ा सा फिर से याद करा दें आपको कि एक ऐसा रिएक्शन जिसमें रिएक्शन का रेट रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के 0th पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, हम लोग उसको जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। और जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट का जो एक्सप्रेशन था वो मैंने निकाला था जीरो ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट। और वो टॉपिक हम लोग जो पढ़ रहे थे वो था इंटीग्रेटेड रेट लॉ। और जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए वह इंटीग्रेटेड रेट लॉ पढ़ रहे थे। फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन मैंने के निकाला था, आपको याद होगा, कंसंट्रेशन ऑफ आर नॉट माइनस कंसंट्रेशन ऑफ आर बाई टी, यही आया था। एक बार कंफर्म होकर बता दीजिए कि के का यही एक्सप्रेशन आया था। और इसमें हमने कहा था आपको एंड हाफ लाइफ पीरियड जिसको टी हाफ से रिप्रेजेंट करते थे, वो टी हाफ का वैल्यू आया था आर नॉट बाई 2k, जिसमें k जो है वो रेट कांस्टेंट है, वेयर ये आर नॉट को मैंने बताया था दिस इज द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। और इसमें के की बात कर रहे थे तो मैंने ये कहा था कि ये रेट कांस्टेंट है, और हमने रेट कांस्टेंट और हाफ लाइफ पीरियड का एक्सप्रेशन कल डिराइव कर लिया था। हाफ लाइफ के बारे में मैंने बताया था कल कि हाफ लाइफ पीरियड वो टाइम पीरियड है जिसके बाद रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घट के इनिशियल कंसंट्रेशन का आधा रह जाता है। हम लोग उस पीरियड को हाफ लाइफ पीरियड कहते हैं। और वो हाफ लाइफ पीरियड जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए आर नॉट बाई 2k होता है। अगर हम इस आर नॉट बाई 2k में लिखना चाहें फ्रॉम इक्वेशन 2 देख लीजिए, टी हाफ इज इक्वल टू 1/2k को अलग कर देता हूँ इंटू कंसंट्रेशन ऑफ आर नॉट लिख सकता हूँ। तो ये जो है 1/2k तो कांस्टेंट हो गया, तो टी हाफ इज इक्वल टू कांस्टेंट इंटू कंसंट्रेशन ऑफ आर नॉट, देयरफॉर टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ आर नॉट, जिसको हम लोग लैंग्वेज में लिखते हैं इट मीन्स हाफ लाइफ पीरियड ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज directly proportional to the initial concentration of reactants। ये हम इस मैथमेटिकल डेरिवेशन से एक फाइंडिंग निकाले कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ पीरियड जो होता है वो इनिशियल कंसंट्रेशन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये हमने एक कंक्लूजन निकाला इस एक्सप्रेशन की मदद से। अब इसको थोड़ा सा ग्राफिकल मेथड से देखें। ग्राफिकली
it can be shown as अगर हम y एक्सिस पर हाफ लाइफ पीरियड ले लें t हाफ और यहाँ रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन R0 ले लें तो ग्राफ ऐसा होगा। ये रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन जितना ज़्यादा होगा हाफ लाइफ पीरियड भी उतना ज़्यादा होगा। तो हम लोग ये कह सकते हैं इस ग्राफ को देखने से भी ये समझ में आ जाएगा कि हाफ लाइफ पीरियड ऑफ द जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये बात हमने कहना चाहते हैं। तो ये हुआ हाफ लाइफ पीरियड जीरो ऑर्डर रिएक्शन का। हम थोड़ा सा इस पर डिस्कशन करना चाहते हैं, इस पर हम डिस्कशन करना चाहते हैं ऑन ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। मैंने कहा था कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन जो है वो थोड़ा सा हजम हो नहीं रहा है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन का मतलब हुआ कि रिएक्शन के रेट को रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन से कोई मतलब नहीं है। क्या इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि विदाउट द रिएक्टेंट रिएक्शन टेक्स प्लेस? ऐसा तो संभव ही नहीं है। तो इसलिए हमको ज़रूरत आन पड़ी है कि हम इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करें, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, थोड़ा सा समझ लेते हैं। और इसको देखिएगा, एक चमत्कार जैसा आपको लगेगा कि एकदम कंसेप्ट क्लियर हो गया इस डिस्कशन के बाद। तो हम सपोज करते हैं एक रिएक्शन जो कि जीरो ऑर्डर होता है। हाँ, मैं जानता हूँ, आप अभी नहीं जानते हैं, लेकिन मैं अभी आपको दिखा दूंगा कि वो जीरो ऑर्डर कैसे होगा। सपोज decomposition of ammonia at platinum सरफेस। प्लेटिनम के सरफेस पे अमोनिया का डिकम्पोजिशन, NH3, यहाँ प्लेटिनम लिया, N2 गैस प्लस 3H2 गैस, ये NH3 भी गैस है। इसके लिए आपको याद होगा कि रेट लॉ एक्सप्रेशन हम लोग लिखते हैं Ka इंटू कंसंट्रेशन ऑफ NH3 बाई 1 प्लस Kb इंटू कंसंट्रेशन ऑफ NH3। इसको हम इक्वेशन 1 मान ले रहे हैं। यही है रेट लॉ एक्सप्रेशन अमोनिया के डिकम्पोजिशन का। यहाँ एक बात समझ लीजिए, ये जो प्लेटिनम कैटलिस्ट है, सपोज कीजिए कि हमारे पास एक प्लेटिनम है, प्लेटिनम का रॉड है। सपोज कीजिए कि यही जो है वो रॉड प्लेटिनम का रॉड है और इसको हमने अमोनिया के एक चैम्बर में डाला हुआ है। तो जो अमोनिया गैस, ध्यान से सुनिएगा, जो अमोनिया गैस मॉलिक्यूल इस सरफेस के डायरेक्ट कांटेक्ट में आएगा उसी का डिकम्पोजिशन होगा। और जो इस सरफेस के डायरेक्ट कांटेक्ट में, मैं एकदम जोर दे रहा हूँ कि जो डायरेक्ट कांटेक्ट में आएगा उसी का डिकम्पोजिशन होगा। जो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आएगा उसका डिकम्पोजिशन नहीं होगा। एक बार फिर से, एक अमोनिया गैस से भरा हुआ चैम्बर है हमारे पास, हम उस चैम्बर में प्लेटिनम का रॉड डाल देते हैं। ये प्लेटिनम का रॉड है, मान लिया, अगर ये रॉड होता तो मैं आपको दिखाता भी नहीं, ये बहुत महंगा होता है रॉड, कम से कम तो 10 लाख रुपए का होता ये। तो ये प्लेटिनम का रॉड है, मान लिया। तो हमने इसको चैम्बर में डुबाया हुआ है। तो इस चैम्बर में के अमोनिया मॉलिक्यूल्स, जो अमोनिया मॉलिक्यूल्स इस प्लेटिनम सरफेस के डायरेक्ट कांटेक्ट में आएंगे उन्हीं का डिकम्पोजिशन होगा। जो मॉलिक्यूल डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आएंगे उनका डिकम्पोजिशन नहीं होगा। ये बात एकदम से समझ लेनी है। तो मैं इस बात को लिख देना चाहता हूँ कि वैसे मॉलिक्यूल ओनली दोज अमोनिया molecules that are in the direct contact with platinum surface
प्लैटिनम सरफेस will undergo डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन में केवल वही भाग लेगा जो प्लैटिनम के सरफेस के डायरेक्ट कांटेक्ट में होगा। तो इतनी बात आपको ध्यान रखना है कि वही अमोनिया मॉलिक्यूल टूटेगा जो डायरेक्ट कांटेक्ट में होगा प्लैटिनम के रॉड के। तो ठीक है, अब हम दो कंडीशंस की बात करना चाहते हैं। दो कंडीशंस की बात करना चाहते हैं। कंडीशन सपोज टू डिफरेंट कंडीशंस, टू डिफरेंट कंडीशंस। पहला कंडीशन है कि हम बात करते हैं लो प्रेशर और लो कंसंट्रेशन की। ध्यान दीजिएगा, एट लो प्रेशर एंड लो कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया मॉलिक्यूल, low concentration of ammonia molecules। ये कंडीशन है, मतलब उस चैम्बर में प्रेशर भी कम है और अमोनिया का कंसंट्रेशन भी कम है, ये कंडीशन है। तो पहले मैं समझा देता हूँ। तो उस कंडीशन में जब कंसंट्रेशन बहुत कम है तो मैंने ये रॉड डाल रखा है उस चैम्बर में, तो अमोनिया मॉलिक्यूल्स कहीं कहीं इस पर चिपके होंगे क्योंकि कंसंट्रेशन कम है, कम अमोनिया मॉलिक्यूल्स हैं, तो वो अमोनिया मॉलिक्यूल्स कहीं कहीं चिपके हुए होंगे और जो चिपके होंगे उनका डिकम्पोजिशन हो रहा होगा। सीधी सी बात है। तो ये बात मैं लिख देता हूँ। इन दिस कंडीशन, इन दिस कंडीशन few NH3 molecules, NH3 molecules are deposited at the surface. It means concentration of ammonia is very लो। तो अमोनिया का कंसंट्रेशन बहुत कम होगा निश्चित रूप से। किस पर? इस रॉड पे। इस रॉड पे जो अमोनिया डिपॉजिट है उनका कंसंट्रेशन बहुत कम है, हम ये कहना चाहते हैं। तो अगर उनका कंसंट्रेशन कम है, हेंस concentration of NH3 is smaller than 1, so we can ignore concentration of NH3 in comparison to 1, in comparison to 1। एक के मुकाबले यहाँ पर एक के मुकाबले हम इसको इग्नोर करना चाहते हैं, NH3 के कंसंट्रेशन को इग्नोर करना चाहते हैं। तो क्या होगा? नाउ रेट ऑफ द रिएक्शन बिकम्स Ka इंटू कंसंट्रेशन ऑफ NH3, और उसको तो मैंने इग्नोर कर दिया बाई 1, तो बराबर हो गया Ka इंटू कंसंट्रेशन ऑफ NH3। आप समझ रहे जहाँ कुछ नहीं है वहाँ 1 है। हेंस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू 1। ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हुआ। देख लीजिए, मैंने एक कंडीशन रखा और एक कंडीशन की बात की।
जिसमें हमने प्रेशर को कम रखा है, कंसंट्रेशन को कम रखा है, और उस केस में अमोनिया का डिकम्पोजिशन फर्स्ट ऑर्डर मैकेनिज्म को फॉलो करता है। ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर हो गया। कब? जब हमने कंसंट्रेशन कम रखा है और प्रेशर भी कम रखा है, तो इस इस प्लेटिनम के सरफेस पे कहीं कहीं अमोनिया मॉलिक्यूल्स होंगे, तो उस अमोनिया मॉलिक्यूल्स के कंसंट्रेशन को हम एक के मुकाबले में इग्नोर कर दे रहे हैं, तब ऑर्डर हो जा रहा है 1। दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इज इट क्लियर? तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हुआ। अब इसको जरा समझिए कि अब इस कंडीशन में इसका हम एक्सप्लेनेशन लिख देते हैं, कैसे ऐसा हुआ है इसको हम एक्सप्लेन भी करेंगे, आपको ऐसे अंधेरे में नहीं छोड़ेंगे। एक्सप्लेनेशन इसका दे रहे हैं कि जब कंसंट्रेशन बहुत लो था तो कुछ पोर्शन जो है इसके भरे हुए थे, बाकी पोर्शन खाली था। तो जब हमने कंसंट्रेशन बढ़ाया तो बाकी जो खाली जगह थे वे भी अब भरने लगे, और वे मॉलिक्यूल्स प्लेटिनम के डायरेक्ट कांटेक्ट में आने लगे, और डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से आप जानते हैं कि उनका डिकम्पोजिशन होगा, इसलिए डिकम्पोजिशन का रेट बढ़ने लगा और रिएक्शन का रेट भी बढ़ने लगा। तो इस तरह से ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, एट लो कंसंट्रेशन some surface of platinum is unoccupied and when concentration increases, the NH3 molecules come in contact with platinum and hence rate of reaction increases। रिएक्शन का रेट जो होगा वो बढ़ जाएगा। तो इस केस में हम कहते हैं कि चूंकि रिएक्शन का रेट कंसंट्रेशन बढ़ाने से बढ़ रहा है, इसलिए ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ये कोई भी ऑर्डर हो सकता है, ये फर्स्ट ऑर्डर हो सकता है, सेकेंड ऑर्डर हो सकता है, क्योंकि कैसे बढ़ रहा है ये मैं कह रहा हूँ कि बढ़ रहा है, लेकिन फर्स्ट ऑर्डर मैंने डिसाइड किया है इस एक्सप्रेशन की मदद से, जहाँ NH3 के कंसंट्रेशन पर पावर 1 आ गया है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये फर्स्ट ऑर्डर हुआ। लेकिन अगर ऐसा हो कि रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को बढ़ाने से रिएक्शन का रेट बढ़ रहा हो, तो मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि ये फर्स्ट ऑर्डर है कि सेकेंड ऑर्डर है कि थर्ड ऑर्डर है, बढ़ रहा है। लेकिन फर्स्ट ऑर्डर इसलिए मैंने कहा दावे के साथ, क्योंकि यहाँ अमोनिया के कंसंट्रेशन पर पावर 1 है, इसलिए मैं कह सकता हूँ कि दिस वन इज द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो अमोनिया का डिकम्पोजिशन इस कंडीशन में फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है। अब कंडीशन दूसरे कंडीशन की बात हम करते हैं। सेकेंड कंडीशन में बात करते हैं कि एट वेरी हाई प्रेशर एंड कंसंट्रेशन, प्रेशर भी बहुत ज़्यादा है और कंसंट्रेशन भी बहुत ज़्यादा है, उस केस में क्या होगा जरा समझिए कि जब बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन है तो जैसे ही ये रॉड हम डालेंगे उस चैम्बर में, ये पूरा का पूरा रॉड कवर्ड हो जाएगा, क्योंकि कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है। जैसे एक एग्जाम्पल से हम आपको समझाते हैं। मधुमक्खी का छत्ता तो आपने देखा होगा, मधुमक्खी जहाँ लगी रहती है तो मधुमक्खी के छत्ते में मधुमक्खियाँ उस पर बैठी रहती है। तो ऐसा होता है कि मधुमक्खी सब चली जाती है उड़ के कहीं, तो उसका बहुत सारा पोर्शन जो मधुमक्खी के छत्ते का होता है वो खाली होता है। वहाँ जो नई मधुमक्खी आती है वो बैठती है, उस पर डायरेक्ट बैठती है।
लेकिन अगर पूरा मधुमक्खी का वो ढका हुआ हो छत्ता, तो जो नई मधुमक्खियाँ आएंगी वो कहाँ बैठेंगी? मधुमक्खी के ऊपर बैठेंगी। मतलब मधुमक्खी का एक दूसरा लेयर बनेगा, एक तीसरा लेयर बनेगा, लेकिन वो नई मधुमक्खियाँ तो मधुमक्खी के उस छत्ते के डायरेक्ट कांटेक्ट में तो नहीं आएगी। तो जो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आएगी उनका कोई रिएक्शन नहीं होगा। ठीक वैसे ही यहाँ मैं बता रहा हूँ कि अमोनिया का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, तो ये पूरा का पूरा रॉड जो है वो ढका हुआ है। अब जब रॉड ढका हुआ है तो अमोनिया का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हुआ। ये बात समझ रहे हैं? तो हम कहेंगे कि इन दिस कंडीशन the entire surface of platinum is already covered with NH3 मॉलिक्यूल। अमोनिया मॉलिक्यूल के द्वारा वो पूरा का पूरा कवर्ड होगा। इट मीन्स concentration of this NH3 is greater than 1. Now we can ignore 1 in comparison to concentration of NH3। इक्वेशन 2 आप याद कीजिए, मैंने तो मिटा दिया। रेट इज इक्वल टू था K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ NH3, वो Ka था, बाई 1 प्लस Kb इंटू कंसंट्रेशन ऑफ NH3। आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर इस NH3 को के मुकाबले इसको इग्नोर कर रहे हैं, इसको क्यों नहीं? तो ये तो अकेला है ना, ये किसी के कंपैरिजन में है ही नहीं, तो इसलिए वहाँ भी इग्नोर मैंने नहीं किया, क्योंकि वो तो अकेला है। जो अकेला है उसको किसी से कंपैरिजन ही नहीं, तो इग्नोर कैसे करें? यहाँ हमने इग्नोर NH3 को करा था क्योंकि एक के कंपैरिजन में था वो, तो यहाँ भी हम इसके कंपैरिजन में एक को इग्नोर कर देंगे। तो जब एक को इग्नोर कर देंगे तो हो जाएगा Ka इंटू कंसनट्रेशन ऑफ NH3 बाई Kb इंटू कंसनट्रेशन ऑफ NH3, जो कि बराबर हो जाएगा Ka बाई Kb, जो कि दोनों मिलके कांस्टेंट होगा, और NH3 टू दी पावर 0। तो इसको हम लिखेंगे कि रेट इज इक्वल टू K इंटू कंसनट्रेशन ऑफ NH3 टू दी पावर 0, और इसलिए हम कहेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0 हो गया। देखिए यहाँ पर 0 ऑर्डर रिएक्शन हुआ। यही एक रिएक्शन है जो अलग अलग कंडीशन में इसका ऑर्डर अलग अलग हो गया है। एक कंडीशन जो मैंने डिस्कस करा, वो कंडीशन था कि कंसंट्रेशन कम था, टेम्परेचर कम था, उस केस में ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो गया। कैसे हुआ मैंने दिखाया। जब कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, प्रेशर बहुत ज़्यादा है, तो ये 0 ऑर्डर रिएक्शन हो जा रहा है। ये मैंने डिस्कस करके आपको दिखा दिया। अब इसको ज़रा एक्सप्लेन कर देता हूँ, इसका एक्सप्लेनेशन भी आपको समझा देता हूँ। एक्सप्लेनेशन मैंने जैसे आपको समझाया कि मधुमक्खी के छत्ते पर अगर ऑलरेडी मधुमक्खियाँ पहले से बैठी हुई है, जमी हुई है, एक लेयर बनाई हुई है, पूरा का पूरा ढक चुका है वो मधुमक्खी का छत्ता, तब अगर नई मधुमक्खियाँ आती है तो वो मधुमक्खी के ऊपर बैठेंगी। मधुमक्खी के ऊपर बैठेंगी मतलब एक दूसरा लेयर बनाएंगी, और वो मधुमक्खियाँ मधुमक्खी के छत्ते के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आएंगी। ठीक वैसे ही यहाँ जब कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है तो प्लेटिनम का पूरा सरफेस ऑलरेडी कवर्ड है। अब जो दूसरा अमोनिया मॉलिक्यूल आएगा वो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होगा, वो एक दूसरा लेयर बनाएगा जिसका डिकम्पोजिशन नहीं होना है, क्योंकि वो प्लेटिनम के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है, और इसलिए हम लोग कहेंगे कि उनका डिकम्पोजिशन नहीं होगा। और इसलिए कंसंट्रेशन अब आप जितना भी बढ़ा लो, रिएक्शन के रेट पर कोई असर नहीं होने वाला है, क्योंकि वे मॉलिक्यूल्स जो आपने डाला है
वो प्लेटिनम के सरफेस के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आएंगे और तब रिएक्शन के रेट पर कोई असर नहीं डाल पाएंगे। तो इसलिए हम लोग कहेंगे कि अब जो है रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन से उसका रेट इंडिपेंडेंट हो गया, तो हम कहेंगे कि वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन हो गया। यही तो कंसेप्ट है जीरो ऑर्डर रिएक्शन का, और हमने कह दिया उसको कि वो अब जीरो ऑर्डर रिएक्शन हो गया। यही समझना था इसमें, और यही एक्सप्लेनेशन इसमें देना है हमें कि एट हाई कंसंट्रेशन इंटायर surface is covered by ammonia, so new NH3 molecule cannot come in direct contact to platinum, so rate remains unaffected। रिएक्शन का रेट जो है वो अनएफेक्टेड रह जाएगा, और उस केस में हम कहेंगे कि अब रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ाने से भी रिएक्शन का रेट नहीं बढ़ रहा है, तो यह रिएक्शन जीरो ऑर्डर रिएक्शन हुआ। तो मैं आपको इस एग्जाम्पल से ये समझाना चाह रहा था कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन का मीनिंग क्या होता है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन का मतलब ये कभी नहीं समझना कि रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन नहीं होने से भी रिएक्शन होगा। केवल उसका मतलब यही है, रिएक्टेंट तो हर एक रिएक्शन के लिए ज़रूरी है, केवल इसका मीनिंग ये है कि अब वो एक कोई कंडीशन होगा, एक ख़ास कंडीशन होगा, उस रिएक्शन के साथ ऐसा कोई सिचुएशन होगा जिसमें रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ाने से भी रिएक्शन के रेट पर कोई असर नहीं पड़ेगा, तब हम उस केस में कहेंगे कि वह रिएक्शन जीरो ऑर्डर रिएक्शन हो गया। ऐसे नहीं कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन का मतलब हुआ कि वो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट है, इट मीन्स विदाउट रिएक्टेंट ए रिएक्शन कैन टेक प्लेस। इट इज़ नेवर पॉसिबल। It only means that the increase in concentration of reactant does not affect the rate of reaction at all। किसी भी कंडीशन वो रिएक्शन के रेट को प्रभावित नहीं करेगा। तो ये मेरा कहना था इसमें। ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन पर थोड़ा सा डिस्कशन करके मैंने आपको समझाया। मैंने कहा था कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में जब डिस्कशन करूँगा तो आपको ये सब समझ में आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा, और मुझे लगता है, आशा है ये क्लियर हो गया होगा। तो ये था ये जीरो ऑर्डर की कहानी है। और जीरो ऑर्डर में जैसे एक रिएक्शन और भी मैंने दिखाया है, H2 + Cl2 gives 2HCl। उसका रेट लॉ एक्सप्रेशन मैंने लिखा था, उसमें दोनों का पावर 0 दिया था मैंने। तो उसमें आपको ये समझना है कि उसमें चाहे कंसंट्रेशन जितना भी ले लें, याद होगा जब मोल कंसेप्ट पढ़ा रहे थे उस समय कहा था मैंने कि एक लिमिटिंग रिएजेंट होता है। यहाँ लिमिटिंग रिएजेंट तो नहीं कहेंगे, लेकिन रिस्पॉन्सिबल होता है लाइट की इंटेंसिटी। लाइट की इंटेंसिटी जितनी अधिक होगी रिएक्शन उतना ज़्यादा होगा। अब चाहे जितना भी आप H2 और Cl2 ले लीजिए, रिएक्शन के रेट पर कोई असर नहीं होगा जब तक कि लाइट की इंटेंसिटी नहीं बढ़ेगी। तो वहाँ भी हम लोग कहते हैं कि इन दैट केस द रिएक्शन विल बी द जीरो ऑर्डर रिएक्शन। वो भी एक पार्टिकुलर केस है कि वहाँ तो रिएक्टेंट की ज़रूरत ही रिएक्टेंट का कोई रोल नहीं हो रहा है, क्योंकि वहाँ रिएक्शन कराने वाला जो है वो लाइट है, तो उसकी इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है रिएक्शन का रेट। इसलिए हम लोग वहाँ कहते हैं कि दैट इज़ द जीरो ऑर्डर रिएक्शन। वो भी एक सिचुएशनल बात हुई। खैर चलिए, ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन की कहानी थी जो मैंने आपको सुना दी। अब हम लोगों को फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में बात करना है, जिस पर पूरा का पूरा ये न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बेस्ड हैं। आपको बता दूं कि 90% जो सवाल होते हैं इस चैप्टर से वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से ही पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को हम लोग अब देखते हैं। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में हमको करना क्या है, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को देखते हैं। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन
इंटीग्रेटेड रेट लॉ, इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट लॉ हम लोगों को पढ़ना है। इंटीग्रेटेड रेट लॉ क्या है, इसके बारे में खूब चर्चा हम लोग कर चुके हैं। इंटीग्रेटेड रेट लॉ हम पढ़ना चाहते हैं क्योंकि हम एक डिफरेंशियल रेट इक्वेशन जो हमने दिया था, आपको बताया था, जिसमें किसी इक्वेशन का एक छोटा सा पार्ट हमको पता होता है, तो हम उससे पूरा का पूरा रेट लॉ जानना चाहते हैं। तो उस केस में हम ये कह रहे थे कि हमको इंटीग्रेटेड रेट लॉ पढ़ना चाहिए। इंटीग्रेटेड रेट लॉ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम लोग इंटीग्रेटेड रेट लॉ पढ़ना चाहते हैं। इंटीग्रेटेड रेट लॉ की मदद से हमको ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन मिलेगा। बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस पर बहुत सारा न्यूमेरिकल बेस्ड है, इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना चाहिए। सपोज करें एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सपोज ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। यहाँ थोड़ा सा इंटीग्रेशन का यूज करेंगे। अब तो इंटीग्रेशन का जो पिछले बार भी किया था। ये रिएक्शन है जो एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। हमने इसको कह दिया है कि ये फर्स्ट ऑर्डर है, इसलिए ये फर्स्ट ऑर्डर है, नहीं तो यही रिएक्शन तो पिछले बार भी था जिसको मैंने जीरो ऑर्डर कहा था, लेकिन मैं इसको कह रहा हूँ कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन मानिए इसको। और इस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में सिंस इट इज ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, so rate of the reaction is directly proportional to the first power of concentration of reactant के कंसंट्रेशन के फर्स्ट पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो रेट बराबर हो जाएगा K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ R टू दी पावर 1 लिखा नहीं जाता है, समझा जाता है, लेकिन मैंने यहाँ लिख दिया आपको दिखाने के लिए कि रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के फर्स्ट पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो रेट जो लिखोगे माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ R बाई डी टी, यही तो लिखते हैं, बराबर K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ R। इसको थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं, डी आर बाई आर बराबर के डी टी। इसको इक्वेशन 2 मान लिया, ये इक्वेशन 2 हुआ। हम इसी इक्वेशन 2 को इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 2 वी गेट, हम इक्वेशन 2 को इंटीग्रेट करना चाहते हैं। अब आप ही लोग जानिएगा, माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ आर बाई कंसंट्रेशन ऑफ आर बराबर के, तो बाहर आ जाएगा डी टी, तो माइनस बाहर कर देता हूँ, डी कंसंट्रेशन ऑफ आर बाई कंसंट्रेशन ऑफ आर बराबर के टी, प्लस थीटा हो जाएगा, क्योंकि लिमिट तो मैंने लिया नहीं है, लिमिट हम यहाँ नहीं ले रहे हैं, इसलिए इसको एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट से जोड़ दिया, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब इसमें देखिए आपको याद होगा dx बाई एक्स का इंटीग्रेशन ln का मतलब हुआ एक्सपोनेंशियल लॉग ln x होता है, बट इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई एक्स जो है वो होता है ln x,
ये ln जो है एक्सपोनेंशियल लॉगरिथम है, सब लोग जानते हैं। और एक्सपोनेंशियल लॉगरिथम को जिसका बेस e हो गया, इसको 10 में बदलने के लिए 2.303, तब ये लॉग बेस 10 में बदल जाता है। ये आप जानते भी हैं, मैंने कई बार आपको ये पढ़ाया हुआ है। तो हमको यहाँ पर ये फार्मूला मिला, तो हम कहेंगे हेंस -ln कंसंट्रेशन ऑफ R बराबर KT प्लस थीटा। इसको इक्वेशन 4 कह देता हूँ, KT प्लस थीटा, वेयर दिस थीटा इज इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ये थीटा जो है वो इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। इंटीग्रेशन कांस्टेंट का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग वही कल वाला कंसेप्ट इस्तेमाल करेंगे कि जब शुरू में जब टाइम 0 था, जब रिएक्शन शुरू नहीं हुआ था, उस समय जब टाइम 0 था उस समय रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन जो रहा होगा वो इनिशियल कंसंट्रेशन रहा होगा। Initially when time is 0, the concentration of reactant is actually the initial concentration। तो ये जो R होगा ये हो जाएगा R0, कब? at t is equal to 0। now from equation 4 की सहायता से -ln ये R जो है वो हो जाएगा R0 बराबर K इंटू T0 हो गया प्लस थीटा। तो देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू -ln R0। ये इक्वेशन 5। Putting this value of theta in equation 4। अब हम आपको बता चुके हैं कि लिमिट लिए होते तो इतना नहीं करना था, लिमिट ले लेना था। तो लिमिट नहीं लिए तो भी कोई बात नहीं है, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन हुआ। -ln R बराबर KT तो ठीक है, अब -ln R0 हो जाएगा थीटा की जगह पर। तो अगर KT निकालते हो तो हो जाएगा ln R0 -ln R, यही तो होगा। तो ये हो जाएगा ln R0 बाई R, log A बाई B, log A माइनस log B बराबर log A बाई B होता है। तो यही यहाँ फॉर्मूला हमने लिखा। इसी को थोड़ा सा और एक्सटेंड करेंगे तो हमको फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा। इसी को एक्सटेंड करते हैं तो K बराबर हो जाएगा 2.303। अब ये लॉग में बदल गया, 2.303 से अगर मल्टीप्लाई कर दिया तो बाई कंसंट्रेशन ऑफ R और इसके नीचे T हो गया। यही वो ग्रेट इक्वेशन है जिसकी मदद से हम इसका 90% के आसपास इस चैप्टर का न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में मोस्ट ऑफ द पोर्शन जो है इस चैप्टर से अगर पूछा जाता है तो इसी इक्वेशन पर बेस्ड होता है। इसी को थोड़ा बहुत तोड़ मरोड़ के हम लोग और बनाते हैं तो बड़ा आसान हो जाता है। इसको समझ लिए तो आसान हो गया। ये K है तो हम ये कह सकते हैं दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर rate constant
फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के रेट कांस्टेंट का एक्सप्रेशन हुआ। अब यहाँ पर मैंने पिछले बार जो ग्राफ आपको समझाया था, इसको इसको भी इक्वेशन 5 ही कहता हूँ। फ्रॉम इक्वेशन 5 माइनस ln r बराबर KT माइनस ln r नॉट। देखो माइनस से हम सबको डिवाइड कर देते हैं, तो ln r बराबर माइनस KT प्लस ln r नॉट। फिर से इक्वेशन हम इसको मान ले 6 है, नहीं 7 है। तो इसमें देखो y इज इक्वल टू mx प्लस c। इसका मतलब हुआ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। इट इज़ एन इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। यह एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। इसका मतलब हम x और y एक्सिस पर, x एक्सिस पर अगर टाइम ले लें, y एक्सिस पर देख लो ln r लेना पड़ेगा, तो हमको ग्राफ मिलेगा जो निगेटिव स्लोप वाला होगा। ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए है। आप अगर पिछले क्लास में, पिछले वीडियो में जाइएगा तो आप देखिएगा कि जस्ट ऐसा ही ग्राफ मिला है हमको जीरो ऑर्डर रिएक्शन में भी, लेकिन यहाँ पर हमने लिया था r और यहाँ लिया था टाइम। आप देख लीजिएगा उसको पलट के, और इसका जो इंटरसेप्ट होता है वही इंटरसेप्ट देता है ln r नॉट, और जो स्लोप होगा वह स्लोप देगा k का वैल्यू। और अगर इसी के लिए हम रेट को प्लॉट करना चाहते हैं, इस पर ले लीजिए ना आप रेट ऑफ द रिएक्शन, और इस पर ले लीजिए कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो ये ऐसा ग्राफ मिलेगा। जबकि उसमें ऐसा ग्राफ नहीं मिला था, रेट कांस्टेंट था, भले ही r बढ़ रहा हो। तो ये दोनों में फ़र्क है। ग्राफिकल मेथड से भी हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को पहचान सकते हैं कि विच वन इज द जीरो ऑर्डर रिएक्शन एंड विच वन इज द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, ये सब हम लोग समझ सकते हैं। वहीं अगर यहाँ पर r स्क्वायर कर दें, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगा, r⁻³ कर दें तो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगा। तो ये बात हुई। ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का मैंने रेट कॉन्स्टेंट का एक्सप्रेशन आपको समझाया है। आज जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है वो है कि इसका हाफ लाइफ पीरियड जरा देख लेते हैं, बस 5 मिनट में, उतना वक्त है हम लोग के पास। हाफ लाइफ पीरियड, हाफ लाइफ पीरियड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ पीरियड देखिए, एट टी हाफ जो फाइनल कंसंट्रेशन होता है वो इनिशियल कंसंट्रेशन का आधा हो जाता है। यही तो डेफिनेशन है, ये मैंने पहले भी आपको पढ़ाया हुआ है कि हाफ लाइफ पीरियड इज द टाइम पीरियड आफ्टर विच द फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रिमेन्स हाफ ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन। ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ, ये समझाया हुआ है। तो फ्रॉम रेट कांस्टेंट एक्सप्रेशन, जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का भी अभी निकाला है, उसके एक्सप्रेशन से k बराबर होता है 2.303 बाई टी लॉग कंसंट्रेशन ऑफ r0 बाई कंसंट्रेशन ऑफ r। तो इससे अगर आप चाहें t निकालना तो 2.303 बाई k लॉग कंसंट्रेशन ऑफ r0 बाई कंसंट्रेशन ऑफ r, यही होगा। तो अगर हम इसको t हाफ कर दें तो ये हो जाएगा 2.303 बाई k, ये तो रहेगा लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन, तो इनिशियल रहेगा
बाई फाइनल कंसंट्रेशन जो होगा वो R0/2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2.303 बाई K, ठीक है, लॉग ऊपर 2 हो गया, ये R0 से R0 कट गया, तो ये हो जाएगा 2.303 और लॉग टेबल में लॉग देखने आता ही है 3010 बाई K। तो देखो T½ बराबर हो जाएगा 0.693 बाई K। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा। देखो मेरा मल्टीप्लिकेशन कितना फास्ट है, यही आएगा। और इसको देखकर हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं, इट मीन्स हाफ लाइफ पीरियड ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज independent from initial concentration of reactant। जानते हो यही खास बात है इस रिएक्शन की, ये बहुत ही खास बात है इस रिएक्शन की। इसी के मदद से चाहे किसी का हाफ लाइफ मान लीजिए 5 दिन है, किसी भी सब्सटेंस का हाफ लाइफ 5 दिन है, तो अगर 1 किलो लोगे तब भी वो 5 दिन के बाद आधा किलो हो जाएगा, 2 किलो लोगे तब भी वो 5 दिन के बाद 1 किलो हो जाएगा, और 3 किलो लोगे तो 5 दिन के बाद वो 1.5 किलो हो जाएगा। उसके अमाउंट से कोई मतलब नहीं है। उस टाइम पीरियड के बाद, उस खास पीरियड के बाद उसका अमाउंट घट के आधा हो जाना है। उसके इनिशियल अमाउंट पर हाफ लाइफ पीरियड डिपेंड नहीं करता है। इसीलिए इस मेथड का इस्तेमाल किसी भी आर्कियोलॉजिकल सैंपल का डेट, एज निर्धारण करने के लिए किया जाता है। एज कितना है, कितना हज़ार, कितना करोड़ साल पहले वो था, इसका हम लोग डिटर्मिनेशन इस मेथड से करते हैं। इसका यूज करके बड़ा ही यूज़फुल ये टेक्निक है, कंसेप्ट है और बड़ा मज़ेदार है। इस पर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स, बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स के बारे में हम आपको बताएंगे कि अगर किसी भी सब्सटेंस का कोई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, उस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ पीरियड जो है 20 मिनट है, तो आवाज़ नहीं आ रही है, तो 75% कंप्लीट होने में कितना वक्त लगेगा, ये हम लोगों को समझना होता है और वो हम लोग समझेंगे। ये समझेंगे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन से रिलेटेड बहुत सारी बात करेंगे।